हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का एमबीबीएससी स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख रहे हैं, इस वक्त लिखा हुआ है कि कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एमबीबीएससी एस्पिरेंट्स। वैसे तो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग फैकल्टीज़ के माध्यम से या अन्य लोगों के द्वारा हमेशा एक स्ट्रैटेजी वीडियोस, अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस अलग अलग तरीके से लेकर आते हैं समय समय पर। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अलग अलग सोर्सेस से स्ट्रैटेजी भले ही आप पढ़ लीजिए, अलग अलग सोर्सेस से स्ट्रैटेजी भले ही आप देख लीजिए, लेकिन हमेशा एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि कितनी भी स्ट्रैटेजी पढ़ लो, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं। नंबर एक, योर पैशन फॉर दिस एग्जाम। नंबर टू, योर कंसिस्टेंसी। नंबर थ्री, योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। नंबर वन, इफ यू आर पैशनेट, बिकॉज पैशन बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हो कहीं, या किसी के कहने पर तो नहीं कर रहे हो, या भीड़ को देख कर तो नहीं कर रहे हो, या यूट्यूब पर इंस्टाग्राम्स पर लाल बत्ती और नीली बत्ती वाली रील्स या वर्दी पहने लोगों को देखकर मोटिवेट तो नहीं हुए हो, क्योंकि यह मोटिवेशन बहुत ही सूडो है, क्षणिक है, छद्म है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्जाम के लिए आपका पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैशन के साथ साथ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है, फिर इंसान जो है वो गुब्बारा फूट जाता है मोटिवेशन का। आज कोई मोटिवेट कर दिया, कल कोई वीडियो देख के मोटिवेट हो गया, परसों कोई दूसरा वीडियो देख के मोटिवेट हो गया, बट वो टेम्परेरी है। पैशन अगर है अंदर से अगर तुम्हारे अंदर जुनून है इस एग्जाम को क्रैक करने का, या वाकई में इस सर्विस में जाने का, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, जो भी बनना है, डीसी डीएसपी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ दूसरी कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन्ड होगे। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन्ड होगे। अनुशासन, किस चीज में डिसिप्लिन, कि रोज मुझे अगर 6 से 7 घंटे पढ़ना है तो फिर रोज इतना समय मुझे निकालना है। मैं नहीं कहता हूं किसी से भी कि आप 15 घंटे का प्लान बनाइए, या आप 18 घंटे का प्लान बनाइए, 12 घंटे का प्लान बनाइए, 13। बहुत सारे मैं देखता हूं स्ट्रेटेजी वीडियोस में, नहीं जी 15-15 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना है। नहीं, मैं कोई यहां पर आपको 12-15 घंटे की स्ट्रेटेजी प्लान बताने आया नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आप डेली केवल 6 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं, इट्स गुड इनफ, बट वो 6 आवर्स शुड बी कंसिस्टेंट, शुड बी रेगुलर। और आने वाले साल में 365 दिन होते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि 365 दिन में साल के 50 दिन ऐसे हैं, या 65 दिन भी मान लेता हूं कि साल के 65 दिन ऐसे होते हैं जब तुम उसको वेस्ट करते हो। कुछ दिन हमारे फेस्टिवल्स में वेस्ट हो जाते हैं, कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, या कभी मन ही नहीं लगता है। कभी ऐसा भी तो होगा ना भाई, आप ईश्वर थोड़ी हो, भगवान थोड़ी हो कि आपका हमेशा एक ही तरीके का टेम्परामेंट रहेगा साल भर, या साल भर एक जैसा मन रहेगा। हो सकता है कभी फोन कॉल पे किसी से लड़ाई हो गई, कि किसी को बहुत पसंद करते हैं और उसने तुमको मना कर दिया, या हो सकता है मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, या पापा से तुमने कुछ चीज के लिए बोला, उन्होंने मना कर दिया, तो या तबीयत खराब हो गई, या कोई ऐसा दृश्य देख लिया उसको देखकर बहुत डिमोटिवेट हो गए, या पढ़ाई से ही डिमोटिवेट हो गए, कभी टेंशन आ गया, तनाव हो गया। मैं कह रहा हूं कि साल के 300 दिन में, 365 दिनों में 65 डेज आर गॉन। 65 डेज आर टोटली अनप्रोडक्टिव, टोटली अनप्रोडक्टिव। तो इन अ नटशेल वी हैव 300 डेज इन अ ईयर, जिस दिन आप जिसमें आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। मैंने 65 डेज ऑलरेडी आपके हटा दिए। 300 दिन इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक प्लान जो बता रहा हूं, वो दोस्तों टोटल 600 डेज का प्लान है। 600 डेज, 600 दिनों का प्लान है ये। ठीक, अब मैं अगर 600 दिनों के प्लान की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये लगभग 2 साल से 2.5 साल की स्ट्रेटेजी है। ठीक, और 2 साल से 2.5 साल मैं क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल और केवल 2025 नहीं, बल्कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 का मेंस जिनको देना है 2025। अब चूंकि इस साल तो कोई प्री एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक, तो 2025, 2026 और 2027, इस साल जिनका ग्रेजुएशन, इस साल जिनका 12th कंप्लीट हुआ है, दो तरीके के लोग हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक तो जिनका इस साल जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है 2025 में, एक तो वो लोग हैं, और दूसरा वो लोग जो जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है 2025 में। अब जिनका 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, जिनका 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो लोग तो 2026
2026 में प्रीलिम्स देने के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने अभी +2 पास किया है, जिन्होंने अभी क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं, +2 पास किया है, वो 2026, 27 और 2028 में एग्जाम, क्योंकि 3 साल के लिए भाई ग्रेजुएशन भी तो करोगे 3 ईयर का, तो 2028 में यू विल बी एलिजिबल टू गिव प्रीलिम्स एग्जाम। 2028 में तुम प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। तो एक उन स्टूडेंट्स की भीड़ है इस मार्केट में, इस पूरे सिनेरियो में, जहां जिनको एग्जाम 2028 में देना है, और एक वो उस प्रकार के स्टूडेंट्स की यहां पर भीड़ है जिनको एग्जाम 2026 में देना है। एक तीसरी कैटेगरी भी है स्टूडेंट्स की, जो जिनका ग्रेजुएशन भी हो चुका है, और जिनका ग्रेजुएशन भी हो चुका है, और ग्रेजुएशन करने के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन जो हो सकता है या कहीं पर नंबर 1 कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, है ना, जो ऑलरेडी, या हो सकता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन के 2 साल बाद कुछ भी नहीं किया, या हो सकता है ग्रेजुएशन भी कर लिया उसके बाद फिर मास्टर्स भी उन्होंने कर लिया। ठीक, तो ये एग्जाम तो कभी भी दे सकते हैं, 26 में भी दे सकते हैं, 2027 में भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का जो टारगेट है वो 2025, 26 और 2027, 2024, 25, 26 एंड 27, 25, 26 एंड 27। ठीक, एंड लेट्स राइट 2028 ऑल्सो, 2028 भी। तो पहले मैं बात करता हूं किसकी, पहले बात करता हूं उन लोगों की जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास किया है, जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम। आपको पता है कि ये एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि पैटर्न और सिलेबस से आप पहले ही रूबरू हैं। मुझे लग रहा है इस वीडियो को वही लोग देख रहे होंगे, या वही लोग देखेंगे आगे जिनको इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस पता होगा। अगर तुमको आज भी पैटर्न और सिलेबस नहीं पता है इस एग्जाम का, तो इसका मतलब तुम एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो 1 नंबर का इनसिंसियर है और लापरवाह है। क्योंकि आप इस वीडियो तक तभी पहुंचेंगे, ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगा जब आपको ऑलरेडी इस एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस पता होगा। नहीं पता है तो एमपीपीएससी कमीशन की वेबसाइट से आप पूरा ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें एग्जाम का पैटर्न भी लिखा हुआ और एग्जाम का सिलेबस भी लिखा हुआ है। तो पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करना तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो डायरेक्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी। पहले मैं बात करूंगा किनकी, पहले ग्रुप ए, देन ग्रुप बी एंड देन ग्रुप सी। 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, ग्रुप ए में वो लोग आते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है ना, आफ्टर 12th एंड दे आर परसुइंग देयर ग्रेजुएशन, दे आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन। सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी कैटेगरी के लोगों के पास है। ठीक, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, गोल्डन चांस आप ही के पास है। गोल्डन चांस क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको 3 साल का समय मिल रहा है, और मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैं आपको कंप्लीट 600 डेज का स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूं। 600 दिनों का स्ट्रेटजी प्लान। अब ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन में हो, यहां पर ऑलरेडी आपके पास 3 साल का समय है, 3 साल का समय है, ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन में हो, आपके पास ऑलरेडी 3 साल का समय है। तो निश्चित रूप से ये बात तय हो जाती है यहां पर कि आपको तो तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास समय की कोई समस्या नहीं, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन में लगेंगे और ग्रेजुएशन के पहले तुम एग्जाम दे नहीं सकते। तो ग्रेजुएशन के पहले एग्जाम दे नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, तो इस एग्जाम के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपरेशन करने के बाद आपके पास समय कितना है, प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास समय है कितना दोस्तों, 600 दिनों, 600 दिन चाहिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला है, इस क्लास की शुरुआत में बोला है कि साल में 365 दिन होते, तुम उन 365 दिनों को काउंट मत करो, तुम 65 दिन उसमें से हटा दो। वैसे तो 52 संडे होते हैं, संडे भी हम लापरवाही करते हैं, तुम उसमें से 65 दिन हटा दो। इफेक्टिव प्रोडक्टिव जो डेज हैं आपके पास, इफेक्टिव प्रोडक्टिव जो डेज हैं वो है 600, 300 से एक साल में।
और अगले साल फिर 300, 300 और 300 6 साल, 300 और 300 600 दिन हो गए, लगभग लगभग कितने साल का समय हो गया? 2 साल और कुछ महीने, 2.5 साल का। और यहां ग्रेजुएशन में भी कितना समय लग रहा है आपको? 3 साल का समय लग रहा है। तो सर सबसे पहले करना क्या है आपको? ये जो 600 दिनों का जो स्ट्रैटेजी प्लान है, इसमें आपको अपने आप को, इस एग्जाम के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों चरणों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपको, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और पीटी। ये सर पीटी क्या होता है? पीटी तो यहां क्या प्रीलिम्स टेस्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, पीटी मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। डू नॉट कंसिडर दैट एज योर इंटरव्यू। उसको कंसिडर करो तुम किसके रूप में? एक पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में उसको कंसिडर करो। समझ में आ रही बात क्या? पर्सनालिटी टेस्ट, यानी इसका मतलब यह है कि इस टेस्ट में अपीयर होने से पहले, ये सबसे थर्ड स्टेज है, आपको पता है, सब इतना तो सब जानते हो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। आप सभी लोगों को अपने आप को इस स्टेज के लिए भी प्रिपेयर करना है जो थर्ड स्टेज है। और जानते हैं इस स्टेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, यानी अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत समय लगता है। आप पूरी ज्योग्राफी 3-4 महीने में अच्छे से पढ़ो के सीख जाओगे। आप पॉलिटी 2-3 महीने पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ के सीख जाओगे, उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, वो भी 2-4 महीने में सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ना, पर्सनालिटी वाला एस्पेक्ट, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मान के चलो आप धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, तब जाकर आप जब इंटरव्यू में अपीयर होते हो ना, तो एकदम कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के रूप में आपकी प्रस्तुति इंटरव्यू बोर्ड के सामने होती है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मतलब, यहां पर मुद्दा है अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस, दूसरा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, तीसरा मैंने लिखा है एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक, एनालिटिकल थिंकिंग का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में। तो एक तो कॉन्फिडेंस, बोलना कैसे है, ठीक है, अब कॉन्फिडेंस हर चीज में जो आप बोल रहे हो, क्या उस बात में आपको खुद को कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से बात कर रहे हो, और तुम्हारी जो लैंग्वेज है, जिस भी भाषा में बोल रहे हो, तुम हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, क्या तुम्हारी उस भाषा पर अच्छे से पकड़ है, ठीक, और क्या तुम इस देश के एक वेल अवेयर्ड सिटीजन हो, क्या पूर्ण रूप से एक जागरूक नागरिक जो समाज का होता है, क्या तुम्हारे अंदर उतनी जागरूकता है। ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेज आता है कौन सा? प्री, और उसके बाद मेंस। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस एग्जाम को लेकर जो सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों का, वो ये है कि पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। ये धारणा एकदम, दिस इज टोटली रॉन्ग। कोई भी अगर तुमको ऐसा बोलता है तो वो एकदम गलत है, सरासर गलत है कि पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, वो प्री प्लस मेंस, इन दोनों की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है इसका, है ना। डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर एक कंबाइंड तरीके से इसको हमें पढ़ना होता है, प्री और मेंस को। हाँ, वो बात अलग है कि प्री जो एग्जाम है उसका ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव है, और जो मेंस एग्जाम है उसका ओरिएंटेशन सब्जेक्टिव है। और मेंस एग्जाम के लिए आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी जो लिखने की कला है, जो लेखन शैली है, जो लिखने की कला है, वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, प्री में क्या है कि लिखने की कला का जोर नहीं है, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको फैक्ट याद होंगे तो आप प्री में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी यहां पर एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो प्री में जो है इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। 100 नंबर में आपके 100 क्वेश्चन में से आपका 80, 82, 83 क्वेश्चंस तक, 83 तक कट ऑफ कई बार चला जाता है। समझ पा रहे हैं बात क्या? 80, 82, 85 तक कट ऑफ चला जाता है। वैसे यूजुअली 75, 76, 77 के आसपास रहता है, लेकिन कई बार एग्जाम मान लो ईजी होता है तो 80 प्लस भी कट ऑफ चला जाता है, ठीक। तो इसलिए वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जिस दिन एमपीपीएससी ने इंट्रोड्यूस करी,
उस दिन से इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा और पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा। ठीक, अभी थोड़ा सा पेपर कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन, इजी और बेहद फैक्चुअल होते हैं, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा चला जाता है। तो प्री और मेंस, आपको अगर आपके पास पूरा 600 दिनों का समय है और इन 600 दिनों के समय में 600 दिनों के समय में आपको प्री और मेंस इन दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन करनी है। कंबाइंड प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। इस एग्जाम को पास करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब उसको अगर आपने डिटेल में पढ़ा, अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो किया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन 600 डेज में जो मैं 200 200 200 ऐसे करके इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जो 200 डेज है आपके पास, जो फर्स्ट जो 200 डेज है, शुरुआती जो 200 दिन है आपके पास, जो शुरुआती 200 दिन है, या इसको मैं फर्स्ट 300 डेज मान लेता हूं, शुरुआती जो 300 दिन है, ठीक, इन 300 दिनों में, इन 300 दिनों में आपको कंप्लीट सिलेबस, इन 300 शुरुआत के जो 300 दिन है, इसमें आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, जिसमें आपका GS1 से लेके GS4, GS1 से लेके GS4 एंड हिंदी एंड ऐसे। अब ऑब्वियसली पहले दिन से तुम हिंदी और ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, पहले दिन से तुम हिंदी और ऐसे तो पढ़ना शुरू नहीं करोगे। आप हमेशा जब भी GS1 और GS4 का सिलेबस जब शुरुआत करते हैं तो हमेशा आप उन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि शुरू में ही आपने, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अपनी तैयारी की शुरुआत आप हमेशा एथिक्स से कीजिए, नेवर। एथिक्स जैसे सब्जेक्ट से आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करी तो फिर तो आप तो बहुत जल्दी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एथिक्स जैसा सब्जेक्ट पहले कभी पढ़ा नहीं है। उसमें एथिक्स में फिलॉसफी है, एथिक्स में साइकोलॉजी है, एथिक्स में सोशियोलॉजी है, एथिक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, 4 सब्जेक्ट का अमलगमेशन है एथिक्स। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, 4 सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 4 सब्जेक्ट का अमलगमेशन है। तो शुरुआत अगर तुम यहां से करोगे तो एकदम फ्लॉप हो जाओगे, 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पढ़ोगे, तुम बोर हो जाओगे, थिंकर्स के बारे में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। शंकर का दर्शन पढ़ रहे होगे, ऐसे 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 सर खुजलाओगे और थोड़ी देर में ढेर हो जाओगे, सो जाओगे। तो आपकी शुरुआत जो है, जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, जो जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से होनी चाहिए, जो आसान सब्जेक्ट है। जैसे कौन कौन से, जैसे सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हो कहां से, आप शुरुआत कर सकते हो ज्योग्राफी से। ठीक, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी को आपने पहले अपने जूनियर क्लासेस में, यानी 8th में, 9th में, 10th में, या अगर किसी ने आर्ट साइड लिया है तो 11th और 12th में भी उसने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं इस समय आप, और ग्रेजुएशन में भी आपने ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट है तो पढ़ रखा होगा। नंबर 1, ज्योग्राफी से शुरुआत कर सकते हो। ज्योग्राफी से शुरुआत नहीं करनी है, ज्योग्राफी से शुरुआत नहीं करनी तो आप फिर जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से शुरुआत कर सकते हो। यह भी बड़ा रोचक विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटी जब तुम पढ़ते हो तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड तुम बहुत सारी मूवीज देख चुके हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड तुमने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता है, इसलिए पॉलिटी के बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता है, इसलिए क्योंकि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इन सब पर जो है न्यूज में, डिबेट्स में, जगह जगह ढेर सारी खबरें, न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह तुम इसके बारे में पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, तो थोड़ा सा ना फैमिलियर लगता है। तीसरा सब्जेक्ट जो मैं बोलूंगा वो है हिस्ट्री। कई लोगों को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत लोगों को रुचिकर विषय लगता है इतिहास, है ना। ये तीनों विषय जो है आपके
ग्रेजुएशन में इन तीनों में से कोई ना कोई एक विषय तो निश्चित रूप से हो गई अगर आप बीए कर रहे हो तो। लेकिन जो लोग बीटेक कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उनके पास तो नहीं सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो यूजुअली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके पास होगा। तो तनाव मत लें कि मेरा सर बीबीए है, बीटेक है, तो मैं इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूंगा। सब हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। अधिकांश बच्चे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसमें सभी देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। ठीक, तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, आप भी मैनेज कर लोगे। तो ज्योग्राफी से शुरुआत कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री की आपको पता है 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न 3 है हिस्ट्री। आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। इसके लिए सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है। अब कई ऐसे चमन बाहर लोग आएंगे आपके जीवन में जो कहेंगे कि अरे एमपीपीएससी में तो एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है, एमपीपीएससी एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी का कोई महत्व नहीं। अरे मूर्ख हैं वो, गधे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। एनसीईआरटी किताबें जो डिजाइन की गई हैं वो हमारे स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं ना उनके लिए डिजाइन की गई। तो सोचो स्कूल लेवल के बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए डिजाइन की गई। तो सोचो कितना बेसिक से इसमें कंटेंट लिखा होगा, कितनी बेसिक और आसान भाषा में इसमें समझाने का प्रयास किया गया होगा। तो अगर आप क्या इस किताब को पढ़ोगे तो क्या आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, क्या आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट का स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे मैं, आप देखोगे इसी चैनल पर, एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर, मैंने ज्योग्राफी की 6, 7, 8, 9, 10th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये 5 क्लासेस की ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा वहां पर। तो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, एनसीईआरटी से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। तो शुरू के 300 दिनों में जब आप कर रहे होंगे तो अपना जो ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री के साथ साथ एक सब्जेक्ट को और आप यहां पे ले सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक सब्जेक्ट और लिख सकते हो, इकोनॉमी। इकोनॉमी को लेकिन 4th नंबर पर रख रहा हूं मैं, फोर्थ, क्योंकि इकोनॉमी भी टेक्निकल है, थोड़ा समझ में, जल्दी समझ में कम आता है लोगों को, थोड़ा इसको समझने में समय लगता है। इकोनॉमी को समझने में थोड़ा समय कम लगता है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर, पहले नंबर पर ज्योग्राफी रखा है। बहुत आसान है, अच्छे से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में से, इसमें से किसी को भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक, तो आपका इतना अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा GS1, GS2 ये पूरा हो जाएगा। GS3 भी कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन GS3 में चूंकि इन्वायरमेंट है, GS3 में फिर साइंस है, फिर इसके बाद फिर आप उठा सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद उठा सकते हो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इतना अगर आप करोगे तो GS1, 2, 3 आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी GS1, 2, 3 में कुछ सब्जेक्ट और हैं, एडिशनल सब्जेक्ट, वो यहां पर पूरे नहीं होंगे। समझ में आई बात क्या? मान लीजिए आप शुरुआत के 200-250 दिनों में, आप ये सब्जेक्ट कर लेते हैं, या 300 दिनों में आप ये सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आपके पास अभी जो सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बाकी हैं वो हैं, उसके बाद आता है सोशियोलॉजी, उसके बाद आता है अगला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है, 150 मार्क्स का इस सब्जेक्ट का वेटेज है, 150 नंबर का ये सब्जेक्ट है। ठीक, सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी के बाद अगला, फिर आप अब यहां पर आप उठा सकते हो एथिक्स को, और अब एथिक्स के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी उठा सकते हो। एथिक्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप को भी उठा सकते हो। तो सोशियोलॉजी, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योर जैसे सब्जेक्ट को उठा सकते हो। इतना करने में आपको 300 से 350, ये मैंने 300 दिन यहां लिखे हैं, तो जरूरी है कि 300 दिन हो ही जाए। ये 300 से, ध्यान रखिएगा, 300 से 350 दिन भी लग सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 300 हो सकता है, कुछ लोगों को 270 दिन में ही हो जाए। बहुत अच्छा पढ़ने वाले मेहनती बच्चे तो जल्दी हो सकता है। लेकिन आपको बोलूंगा कि ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर रेफर कीजिए। इन सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी को जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी ना इन सब्जेक्ट में आपका जो बेस है ना, उस बेस को मजबूत कर देगा। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, दे आर मेकिंग फूल ऑफ यू। एनसीईआरटी से वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मैं कह रहा हूं
आप यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू, कुछ लोग कहेंगे कि सर एनसीईआरटी तो केवल यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, हम तो एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए सेम है ना, सिलेबस तो सेम है, क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग अलग है, सिलेबस तो सेम है। हिस्ट्री में पढ़ना तो उन्हीं घटनाओं को है, ज्योग्राफी में पढ़ना तो उन्हीं कंसेप्ट को है, फिजिकल में, इंडियन में, क्वेश्चन पूछने के लेवल में अंतर है, ये मान सकता हूं मैं। और एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में तो बेसिक से दिया हुआ, तो आपका वहां से फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पर तो फिकर फोकस करना ही करना है। दूसरा, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होगे, जब इस 300 350 दिनों के प्रोसेस में होगे, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ 300 to 350 डेज, 300 से 350 दिनों के इस प्रोसेस में, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, 300 से 350 दिनों के इस प्रोसेस में आपको और पैरेलली सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ और क्या करना है, ठीक, आपको सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ अपनी उत्तर लेखन शैली का भी विकास करना, आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर काम करना है, आपको अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं दोस्तों, उन आंसर राइटिंग स्किल्स पर काम करना है। आपको बार बार आंसर्स लिखने, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी आंसर लिखने की शैली पहले दिन से डेवलप हो जाएगी, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ 300 to 350 डेज, मतलब आप प्रिपरेशन के 100 डेज के बाद, 100 डेज के बाद आप इस पर काम करना शुरू कर दें। इसमें, इस पूरे प्रोसेस में शुरू के 100 दिनों के बाद, 100 दिन मत मत पढ़िए, मत लिखिए, केवल और केवल पढ़िए 100 दिनों के बाद, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसी को लिखने की हैबिट डेवलप कर लो। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना। अभी नोट्स बनाने का समय नहीं है, अभी आपको केवल पढ़ना है, अच्छे से आंसर लिखना है, पढ़ना है, अच्छे से आंसर लिखना है, क्योंकि अभी तो 300 350 दिन हुए ना, अभी तो स्टिल हमारे पास 300 दिन और बाकी है। बाकी के 300 दिनों का भी, 300 दिन का भी कोई प्लान होगा ना, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। शुरुआत के 300 दिनों में, 300 दिनों में, 300 से 350 दिनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। पेपर 5 to 6 जितने भी पेपर हैं, 1 2 3 4 5, स्पेशली 1 2 3 4 तो कंप्लीट करना ही करना है। साथ ही साथ इन 300 350 दिनों के प्रोसेस में जब शुरुआत के 100 दिन पूरे हो चुके होंगे, तो आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए, और यह मत सोचिए कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतनी जल्दी आपका आंसर, बहुत हो सकता है 2 2 महीने, 3 3 महीने भी हो जाए, आपका आंसर अच्छा ना है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, इज एन आर्ट। आंसर राइटिंग अपने आप में क्या है? कला है, और हर कला का विकास होने में समय लगता है। आंसर राइटिंग क्या है? अपने आप में कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और हर कला का विकास होने में समय लगता है। एवरी आर्ट टेक्स इट ओन टाइम। आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो, आप गिटार क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्या पहले महीने में ही आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हो कि गिटार बजाने में? नहीं, पहले दूसरे महीने में तो वो जो गिटार की जो थ्रेड्स होती हैं उस पर हमारी उंगलियां जमना शुरू होती हैं। तीसरे चौथे महीने से फिर हमसे धुन ठीक से निकलना शुरू होती है। फिर 6 महीने, 8 महीने बाद जब आप जाते हो, तो उसके बाद किसी एक गाने को आप अच्छे तरीके से बजाना सीख जाते हो। फिर 2 साल में, 1 1.5 साल के प्रोसेस में, कोई भी गाना आपके सामने, कोई भी म्यूजिक आता है, उस म्यूजिक पर आप उस गिटार से धुन निकालना सीखते हो। तो ये धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ इस कला का विकास होता है। सेम यही है उत्तर लिखन शैली का विकास, उसमें स्लो प्रोसेस है। एंड आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और किसी भी कला का, ध्यान रखिएगा, किसी भी कला का विकास होने में समय लगता है। किसी भी कला का, किसी भी कला को विकसित करने में एक समय,
समय लगता है, और केवल समय ही नहीं दोस्तों, केवल समय ही नहीं, टाइम, दूसरा कंसिस्टेंसी। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार ऐसा समय आएगा, प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार ऐसा समय आएगा जब तुम प्रिपरेशन करते 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 बोर हो जाओगे, तुम्हें लगेगा अरे यार अब नहीं करना है, अब बस बहुत हो गया, थक जाओगे तुम, फिर तुम छोड़ दोगे, तुम्हारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करना है। तीसरा डेडिकेशन, बहुत जरूरी है, डेडिकेटेड हो तुम, तुम्हारा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी जो है ना वो हमारी ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेडिकेटेड रहो, टाइम तो देना ही देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, इतना अगर आप करोगे ना तो आपके अंदर जो जो ये जो आंसर राइटिंग स्किल्स है ना इसका विकास हो जाएगा, आंसर राइटिंग स्किल अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और एक बार आंसर राइटिंग स्किल ठीक तरीके से डेवलप हो गई तो इस एग्जाम को 60 to 70% आपने इस एग्जाम को जीत लिया पहले ही, 60 to 70% आपने इस एग्जाम को जीत लिया, ये आप मान के चले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल प्रिपरेशन। इस पूरी तैयारी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आंसर राइटिंग एबिलिटी। कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो रही होगी बात। अब बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग, अभी तो हमने सिलेबस तैयार किया, सिलेबस में जो लिखा उसको पूरा पढ़ लिया, और अब बात है, अब बात किसकी है? आंसर राइटिंग कर ली, अब बात है अभ्यास की। तो रेस्ट ऑफ द डेज की बात कर लेते हैं, रिमेनिंग। ये तो पार्ट ए पे हमने फोकस किया, पार्ट ए 300 to 350 डेज। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी अगेन आपके पास 300 to 350 डेज ले रहे हैं, मैं 50 डेज का बफर लेके चल रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग स्लो लर्निंग वाले स्टूडेंट होंगे, ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा कम होगी, तो हो सकता है उनको समय ज्यादा लग जाए, लेकिन इन 300 to 350 डेज को हम बोलते हैं, इसको मैं हेडिंग देता हूं हमेशा अभ्यास। अभ्यास। लेकिन इस अभ्यास के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, सुन लीजिए, अभ्यास को बताने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों, इस समय स्टडी आईक्यू का चल रहा है मॉनसून धमाका सेल, और इस मॉनसून धमाका सेल में मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ 4.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू लाइव फाउंडेशन बैच 2025-26। दोस्तों इस लाइव फाउंडेशन बैच में इस समय चल रही है सेल, और इस समय सेल में ऑब्वियसली प्राइस ड्रॉप होते हैं, और ड्रॉप प्राइस है 9,999। और अगर आप मेरे रेफरल कोड वीवी लाइव का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मेरे रेफरल कोड वीवी लाइव का यूज करते हैं, तो आपको वीवी लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स 9,999 रुपए में मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, सेल जो है 30 जून को समाप्त हो रही है, 30 जून को ये सेल समाप्त हो रही है। सेल समाप्त हो उससे पहले ही आप एडमिशन लें, ताकि अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा प्रदान कर सके। 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है, 600 दिन मैंने बताया ना, 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्सेस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मेंटोरशिप आपको साथ में, एडिशनल एक इंपॉर्टेंट फीचर है मेंटोरशिप, जहां एक मेंटोर असाइन किया जाता है, वो साथ में मिलता है। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री में अवेलेबल है। आइए वापस आते हैं अपने स्ट्रेटजी प्लान पर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग जो 300 से 300 350 दिनों का अब जो बचे हमारे पास, इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको सबसे पहले अब अपने सेल्फ नोट्स एंड उनके सिनॉप्सिस, सेल्फ नोट्स, अपने नोट्स बनाना है, ठीक, और नोट्स के साथ साथ उसका जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस मतलब इसको हम, सिनॉप्सिस अगर नहीं समझते तो आप समझ लो शॉर्ट नोट्स। तुम कितना भी किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, किसी भी बुक को पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे खुद के सेल्फ नोट्स नहीं होंगे ना, तब तक बात अधूरी है। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, मतलब अपने सेल्फ नोट्स भी बनाना है, और सेल्फ नोट्स के साथ साथ दोस्तों दूसरा जो काम करना है वो है सिनॉप्सिस। मैंने इसी में शामिल कर दिया था, इसमें ना शामिल करके उसको हम यहां शामिल करते हैं। दूसरे लेवल पर जो काम करना है आपको, वो है आपको अपने सिनॉप्सिस रेडी करना है। सिनॉप्सिस मतलब शॉर्ट नोट्स आपको रेडी करना है हर सब्जेक्ट का। और अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर सकते हो, प्री और मेंस दोनों की।
ठीक, एक तो जब आप यहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, ठीक है, साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल ये जो अब बाकी के जो आपके दिन बचे, क्योंकि आपने सिलेबस तो पूरा कवर कर लिया, आपका सिलेबस पूरा किया है, आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है सारे सब सिलेबस को अच्छे से। अब रिमेनिंग जो 300 दिन है ना आपके पास दोस्तों, उन रिमेनिंग 300 दिनों में आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, और वो उन्हीं नोट्स को फिर सेकंड टाइम में उन्हीं नोट्स के आप फिर आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो, क्योंकि नोट्स बन जाएंगे, फिर एक बार और पढ़ोगे तो लगता है इसको यार और संक्षिप्त में लिख सकता हूं मैं। यहां पर अगर आपके सेल्फ नोट्स किसी पेज के अगर 200 पेजेस के बने हैं, 200 पेजेस के बने हैं, तो इस स्टेज में यानी सिनॉप्सिस वाली स्टेज में वो 200 पेजेस के नोट्स आपके 50 to 60 पेजेस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। कितने पेजेस में? 200 से 50 से 60 पेज में उसको कन्वर्ट। ये इतना आसान नहीं है, लग रहा है ना कि आपको इतना आसान है, इतना आसान नहीं, इसको होने में समय लगेगा, इसीलिए तो 300 दिन ले रहा हूं भाई। क्या करोगे तुम 300 दिन, साल भर यही तो करना है। अब पहले साल हमने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, ठीक, पहले साल हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब बाकी जो 300 दिन बचे उन 300 दिनों में तुम सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हो, और फिर तुम आ रहे हो किस पर? टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज चूंकि उसका नाम ही है अभ्यास, तो रेगुलर बेसिस पर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल या और सब्जेक्ट वाइज आप क्या दे रहे हो? टेस्ट। मॉड्यूल और सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दे रहे हो, और टेस्ट में अपने स्कोर्स को रेगुलर बेसिस पे धीरे 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 उसको आप इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को यहां तक बात क्लियर है? आई होप यहां तक की जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। सर अब चाहे बात हो इसकी इन 300 दिनों की, यहां पर सर कितने घंटे पढ़ना है भाई, हमेशा मैं कभी भी ओवरबर्डन नहीं करता हूं स्टूडेंट्स को, हमेशा बोलता हूं कि तुम केवल और केवल दिन में 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी, 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी शुरुआत में, क्योंकि कुछ घंटे आपके मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि कम से कम 5 घंटे आपके कोचिंग वगैरह में भी जा रहे होंगे, कम से कम 5 घंटे, 4-5 घंटे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लास कर रहे हो उसमें भी 4-5 घंटे आपके उसमें जा रहे होंगे, तो 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करना ही करना है। और यहां पर भी यहां आपको अपनी सेल्फ स्टडी थोड़ा सा बढ़ाना है, यहां पर आप 7 से 8 घंटे की, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको जो अभ्यास वाला दौर है, यहां कम से कम आप कोशिश करना है आपको कि 7 to 8, यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, लेकिन बस हाँ 7 to 8 आवर्स की आपको इतना समय सेल्फ स्टडी के लिए जरूर देना है आपको, इतना समय सेल्फ 7 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए जरूर देना है, ठीक। 200 पेजेस के नोट्स को आपको 50-60 पेज में कन्वर्ट करना है पहले, लेकिन पहला प्रोसेस ये है, फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप, एंड ये है आपका सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में क्या क्या करना है वो हमें देखना है, और फिर उसके बाद साथ साथ में प्लस इसको करने के दौरान पैरेलल ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये इस प्रोसेस के पैरेलल ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये जो प्रोसेस है ये इसके पैरेलल चलेगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये इसके पैरेलल, मतलब पैरेलली आपको ये काम तो करना ही करना है, टेस्ट सीरीज तो लगाना ही लगाना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही करना है, करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। सर सोर्स क्या फॉलो करें? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर एग्जाम मटेरियल क्या फॉलो करें, सोर्स कौन सा फॉलो करें? सोर्स में मैंने आपको एनसीईआरटी तो बोला ही बोला है, एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बहुत रिकमेंड करता हूं मैं। एक तो हिस्ट्री के लिए रिकमेंड करता हूं, दूसरा मैं आपको ज्योग्राफी के लिए रिकमेंड करता हूं, और तीसरा पॉलिटी के लिए। 3 सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूं, साथ में आप प्लस एक ये हो गया, प्लस किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स। हाँ एक चीज और इसमें रह गई यहां पर, जहां पर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था, हालांकि वो अंडरस्टूड है, एक जो सब्जेक्ट में याद बात कर रहा था वो है एमपी स्पेशल, है ना। ये सबके साथ साथ आपको, सबके साथ साथ
एमपी स्पेशल भी अपना तैयार रखना है, क्योंकि एमपी स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज है। तो इन सब के साथ साथ आपको अपना एमपी स्पेशल तो तैयार करना ही करना है, ठीक है ना। वो आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब, या पॉलिटी में भी, हर सब्जेक्ट में चूंकि एमपी स्पेशल है ना, पॉलिटी में भी है, ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी है, इकोनॉमी में भी है, हर सब्जेक्ट में एमपी स्पेशल है। तो एमपी स्पेशल को तो पैरेलली जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, आप सिलेबस से गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो शुरुआत के 300 दिनों में क्या करना है वो मैंने आपको बताया। दूसरे जो हमारे पास 300 दिन है उनमें क्या करना है वो मैंने बताया। अब सोर्स क्या फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी बुक, इन सब्जेक्ट की तो पढ़ना पढ़ना है, साथ साथ में इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक। स्टडी आईक्यू के नोट्स हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको लग रहा है कि वेल ऑथेंटिक है, आप उसको फॉलो करके उससे पढ़ना शुरू। कोई भी दो रिसोर्स, कोई भी कोई भी दो रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसमें कौन सी बात लिखी है, किसमें कौन सी बात नहीं लिखी है, ठीक। मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। वैभव शिवहरे क्या करेंगे आपके लिए वो बता देते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं सबसे पहले तो, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, इसको सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम, ये टेलीग्राम लिंक है। इस टेलीग्राम लिंक को आप स्पेस नहीं देना है आपको, है ना, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, स्पेस नहीं देना। यहां पर जाइए, यहां पर मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं सोशियोलॉजी में जो पढ़ाता हूं उसकी इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन, ये सब आपको यहां पर मेरे द्वारा, पर एक ज्योग्राफी और दूसरा सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर मैं करा दूंगा। समझ में आ गई बात क्या। फिर इसके अलावा आप मुझसे इसी टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ पूछना है, बात करना है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी प्री मेंस की, तो सर आपने बात कर दी, सर आपने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कुछ नहीं बताया है, सर ये वाला, तो आओ इसको भी जरा बता देता हूं। तो दोस्तों जो पर्सनालिटी टेस्ट की जो बात है ना दोस्तों, इसको भी सुन लीजिए जरा। तीसरा जो एस्पेक्ट है पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट, ये कैसे होगा। तो ये एक तो आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पर आपको न्यूज़पेपर, रेगुलर कंटिन्यूअसली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक। आपको के बाद जो संसद टीवी है, संसद टीवी जो पहले राज्यसभा टीवी की, इसकी जो डिबेट्स हैं उसको रेगुलर बेसिस पर सुनना है, ठीक। और कोशिश करना है कि अपनी भाषा और कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हर दिन, नहीं हर दिन तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको मिरर टॉक करनी है। मिरर टॉक, सर मिरर टॉक क्या होती है। खुद के सामने, खुद को शीशे के सामने खड़ा रखिए, ठीक है, खड़ा करिए, और अपने बारे में आप 10 से 15 मिनट बात कीजिए, ठीक। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी जो कम्युनिकेशन, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे इंप्रूव करी थी, मिरर टॉक। शीशे के सामने इंजीनियरिंग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, भाई सब एक से एक धुरंधर लोग, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, सबसे बात कर पा रहे हैं, और अपन एकदम ऐसे सीधे साधे हिंदी मीडियम के बच्चे किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया। देन मैंने सोचा कि नहीं भाई, मेरे को अपनी ये स्किल्स तो इंप्रूव करनी करनी है। फिर मैंने मिरर टॉक करना शुरू करी, न्यूज़पेपर पढ़ा, खुद से ही बात करता था, जो टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है उस पर ही मैं शीशे के सामने, चूंकि उस दौरान जब ये बात है 2009 की, तो वो सेल्फी कैमरा और इन सब का इतना ट्रेंड नहीं था, ठीक है। तो शीशे के सामने खड़े होकर, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि मोबाइल फोन में नहीं, आप तो शीशा आपके पास है ही, उस पर खड़े होकर भी उससे बात कीजिए, सामने बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, ठीक। अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है, साथ साथ में रेगुलर योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन,
रेगुलर बेसिस पर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये ज़रूर करना है। ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी पर्सनालिटी को और अधिक ग्रूम करेगा। बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आप यकीन मानिए योग, प्राणायाम और ध्यान कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, थॉट प्रोसेस आपका एक बेहतर डेवलप होगा, एनालिटिकल स्किल्स भी इससे किसके माध्यम से डेवलप होगी, एक अच्छी पर्सनालिटी का विकास होगा अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करोगे। ठीक, तो आखिरी में एक बार और बता देता हूं मैं, इस समय दोस्तों स्टडी आईक्यू में मॉनसून, ध्यान रखिएगा, मॉनसून मॉनसून धमाका सेल चल रही है और इस मॉनसून धमाका सेल का मैं बोलूंगा निश्चित रूप से लाभ उठाइए। मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ 4.0 प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच 2025-26 प्राइस है 9,999 रुपए। वीवी लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको 9,999 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 30 जून को इस सेल की समाप्ति हो रही है। अगर आप डेडिकेटेड फैकल्टीज, डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं दोस्त, तो इस बैच में एनरोल कीजिए। एमपीपीएससी प्री प्लेन्स का कंप्लीट सिलेबस तैयार कराया जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा। 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी ये 9,999 रुपए की फीस भी पूरी रिफंड हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, तो करें समाप्त। आई होप मैंने जो आपको ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई है, ये स्ट्रैटेजी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगी। इसको देखें, वीडियो पसंद आया हो तो अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और यदि लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बात मैं डिस्कस नहीं कर पाया जो आपके डाउट थे, कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कमेंट बॉक्स में आप लोगों के डाउट्स का रिप्लाई दूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। वैभव शिवहरे ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर वहां जाकर मुझे फॉलो करें मेरी क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।